So let's start guys. So here we are going to discuss how the UNFCCC has evolved. उसके पीछे का बैकग्राउंड भी एक बार हम देख लेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्बन मार्केट्स हैं और फाइनेंशियल मैकेनिज्म थी या फिर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो इवॉल्व हुए हैं आपके थ्रू द COP, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट वी विल डिस्कस. सो वी आर स्टार्टिंग विथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972. इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टॉकहोम, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और इसका आउटकम अगर आप देखोगे सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. तो ये उसी टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था, विच इज हेडक्वार्टर इन नैरोबी. ठीक है. नाउ देन कम्स द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. सो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, देयर वाज 26 नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है. और इसी में इन्होंने बात करनी स्टार्ट की कि आखिर कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो हमें देखना है, जो कि इंटरनेशनल कंसर्न रखता है. ठीक है. एंड वी हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज. तो ये एक अवेयरनेस उस टाइम जनरेट होनी स्टार्ट हुई एंड देन एक्शन प्लान. सो देयर वाज 3 कैटेगरीज: ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, environmental management activities, and international measure to support the assessment and management. Now, guys, do not worry about these things. I'll keep on highlighting which you have to remember. So, UNEP becomes important for the Stockholm Conference of 1972. Now, इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है फॉर द एनवायरनमेंट. तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है? दिस गॉट स्टैब्लिश इन 1988 बाय हूम? बाय UNEP. जो कब बना है? जो आपका बना है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान 1972 में. राइट. नाउ आपको मालूम होगा IPCC का काम क्या होता है. द वर्क ऑफ द IPCC इज टू जनरेट रिपोर्ट, टू डू रिसर्च दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उस पर और वो काम करता है. सो द फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट वॉज published in 1990 which actually confirmed कि ह्यूमन के कारण क्या वार्मिंग जो है वो हो रहे हैं, which is occurring. ठीक है. Now let's start with the UNFCCC. So first of all, Rio Earth Summit जो कि एक बहुत ही फेमस समिट है, 1992 में होता है. ठीक है. Now this establish actually the permanent governing bodies, that is conference of parties. Now इसमें conference of parties में ये बोला गया कि हमें कुछ करना है और हमें इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है और इसके लिए सारे ही जो कंट्रीज हैं, जो कंसर्न कंट्रीज हैं, दे शुड कम टुगेदर एवरी ईयर एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें कौन कौन से एक्शन लेने हैं या फिर जो हमने कुछ एक्शन लिया, आई मीन जिसके बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट बन चुकी है या फिर जो हमने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है उसका क्या प्रोग्रेस है. राइट. तो ये इसके बारे में होता है. नाउ दिस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ये आपको मालूम होगा बिकॉज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज दे वर द फर्स्ट टू they were the first to emit into the environment. They have actually polluted a lot. Later on जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया. बट जो हार्म डेवलप्ड कंट्रीज ने किया था वो हार्म आपकी डेवलपिंग कंट्रीज ने नहीं किया था. तो जब बात आती है कि किसका क्या ऑब्लिगेशन होगा, कौन कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे, सो हियर कॉमन दैट वी ऑल हैव दिस कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है. बट the responsibility will be differentiated because those who have polluted more, they should be paying more. ठीक है. and those who have polluted less, तो वहाँ पे उतने obligations या उतनी ज़्यादा penalties लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये यहीं से निकल कर आता है. now this is a very important treaty. आपको ध्यान रखना है रियो अर्थ समिट में 3 लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज जो हैं वो निकल के आते हैं. सो प्लीज रिमेंबर 3 लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज दैट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट रियो अर्थ समिट, जिसमें से कि सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट UNFCCC. ठीक है. तो UNFCCC का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा. सो दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड so this was non-binding but it created a COP mechanism, conference of party mechanism. So it entered into force in 1994. ठीक है. Now the second is CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब इसका क्या काम था? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड द बेनिफिट शेयरिंग. नाउ द थर्ड वन इज द UNCCD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. So this was formally launched in 1994. Now guys, do remember that there are 3 most important outcome of this Earth Summit: UNFCCC, UNCBD and this UNCCD. ठीक है. तो ये तीनों चीजें निकल के आती हैं. और इसके अलावा यू हैव दिस एजेंडा 21, दैट इज द नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, कि आप आखिर 21st सेंचुरी में ऐसे क्या क्या एक्शन लोगे जिसके कारण कि आपका जो पोल्यूशन है वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा. देन रियो डिक्लेरेशन, सो इट इंक्लूडेड 27 प्रिंसिपल जो प्रिकॉशनरी थे. polluters pay के, or the principle of polluters pay on the basis of CBDR.
ठीक है. एंड देन वी ऑल्सो हैड दिस फॉरेस्ट प्रिंसिपल फॉर द फॉरेस्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस. तो ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इन द रियो अर्थ समिट क्या हुआ था, वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी UNFCCC, UNCBD, UNCCD, राइट. और वहाँ के और भी आउटपुट थे, एजेंडा 21, ठीक है, कि 21st सेंचुरी में क्या एक्शन लेंगे, रियो डिक्लेरेशन एंड देन फॉरेस्ट प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रप्चर हियर. आप देखेंगे कि बिफोर रियो सो पहले आपके कुछ सॉफ्ट लॉ थे, कुछ डिक्लेरेशंस हो गए, बट इट वॉज ओनली अ डिक्लेरेशन, ठीक है. अब उसमें कुछ पर्टिकुलर एक्शन कौन क्या ले रहा है, कौन सी कंट्रीज क्या ले रही है, उस पर कोई देख रेख नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी. बट आफ्टर दिस रियो अ ट्रीटी बेस्ड सिस्टम विथ फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए जाएंगे, नेशनल रिपोर्टिंग होगी जो कि पहले नहीं हो रही थी, स्टॉकहोम के टाइम पे नहीं हो रही थी. बट ड्यू टू दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस COP, सो एंड अ परमानेंट गवर्निंग बॉडी वेर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. The world moved from moral exhaustion to legal architecture. Now we are having a legal architecture. So please remember, that is why this Rio summit becomes very important. कि जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, अवेयरनेस स्टार्ट हुई, ठीक है. यूं बोले कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसका जो बेस था अवेयरनेस से था. लेटर ऑन हम मोरली नहीं करेंगे, हम लीगली भी करेंगे. एंड देन केम टू द सीन COP, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन. ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी. आई विल जस्ट से Annex 1. तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज Annex 1. Annex 1 जो है, दीज आर द OECD मेंबर्स, ठीक है, जो कि फ्रॉम 1992 प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. सो देयर वर सम इकोनॉमीज जो कि ट्रांजिशन में थी, ठीक है, विच इंक्लूड्स रशिया, बाल्टिक स्टेट, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, ठीक है. So these Annex 1 countries, they must adopt national policy to limit GHG emissions, ठीक है. Now comes the Annex 2. So this is the subset of Annex 1. So Annex 1 है, Annex 1 का ही subset होता है Annex 2. So it includes only OECD members. Annex 1 में क्या था, OECD plus economies in transition, and here only OECD members must provide financial resource to developing countries, ठीक है. Non Annex 1 में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज विथ नो बाइंडिंग एमिशन टारगेट. तो आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ नॉन एनेक्स जिसपे कि कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं थे, ठीक है. नाउ द LDCs वेर ऑल्सो देयर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विच इंक्लूड्स 49 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एंड दे वेर गिवन स्पेशल कंसिडरेशन given the limited capacity that they were having to manage or to respond to climate change. Alright guys, तो आपको ध्यान रखना है क्या, Annex 1 countries कौन कौन से थे, OECD plus the countries those who were in the transition. Then Annex 2 countries हैं जिसमें कि सिर्फ OECD members थे. So this Annex 1 who are the rich countries, they must provide financial resource to developing countries. Then we have non-Annex 1 developing countries and then we have LDCs, ठीक है. Now इंडिया का स्टैंड क्या था, इंडिया ने कब से इसको ratify किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. So guys, this document is very important for all of you. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको इवोल्यूशन में एक एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, और जो भी आउटकम था, इंडिया का क्या स्टैंड था, कौन से इंपॉर्टेंट बॉडीज थे, वो सब आपको एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है. इंडिया साइन द UNFCCC एट 1992, ओके, एंड रेटिफाइड लेटर इन 1993. ऑलराइट गाइज, इंडिया साइन एंड रेटिफाइड CBD, UNCCD, ठीक है. एंड इंडिया चैंपियन CBDR प्रिंसिपल एज अ लीगल फाउंडेशन. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये बार बार क्लैश होगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो दे आर सेइंग, जब बाद में चीज़ें चेंज होती हैं, व्हेन द डेवलप्ड कंट्री स्टार्टेड डिमांडिंग कि सबके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा, सो बार बार इंडिया और चाइना पुश करता है दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट दिस CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि हमने इतना पोल्यूट नहीं किया है तो हमारे ऊपर इतनी ऑब्लिगेशंस नहीं होनी चाहिए. सो दिस वाज द स्टैंड ऑफ इंडिया एंड चाइना सिंस बिगिनिंग. तो उन्होंने सपोर्ट भी किया है. आई होप दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मैकेनिज्म, दैट इज फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. तो आपको GEF बिल्कुल ध्यान रखना है और उसको कंफ्यूज नहीं होना है किससे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ देर में. सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1992, सेम ईयर गाइस, ठीक है. एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फंड जो कि डेडिकेटेड है क्या, फॉर द टैकलिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, लैंड एंड ओशन हेल्थ, ठीक है. नाउ दिस ऑल्सो सर्व्स द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 6 कन्वेंशन, ठीक है. तो ये आपका कब बना है, ये 1992 में बना है. तो डेफिनेटली दिस विल कवर
the entire things which is related to environment protection. So this in GEF, it includes 6 convention, जिसमें की है आपका UNFCCC definitely, CBD definitely, then Stockholm Convention on POP, persistent organic pollutant, UN Convention to combat desertification, Minamata Convention on mercury, and biodiversity beyond national jurisdiction agreement. So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ये किस किस कन्वेंशन को सर्व करता है. तो डेफिनेटली रियो के 3 हैं इसमें, UNFCCC, UNCBD, UNCCD. अपार्ट फ्रॉम दैट, persistent organic pollutant, then you have Minamata for mercury, and then biodiversity. All right guys, so please remember. Now you can see questions also कि कब क्या हुआ है. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा है. एजेंडा 21 क्या है, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है. तो आपको ध्यान रखना है, एजेंडा 21 कुछ नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट स्टेप्स दैट यू विल टेक इन 21st century to protect the environment. All right, so and how you will do the sustainable development. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू, और आपको ध्यान रखना है एजेंडा 21 कब हुआ है, इट्स इन द रियो अर्थ समिट 1992 एंड नॉट इन 2002. ठीक है, अब दूसरे पे हम आते हैं, रियो प्लस 10. ठीक है, सो दिस रियो प्लस 10 हैपेंड इन द 2002, और इसको बोलते हैं रियो प्लस 10. क्यों? क्योंकि 1992 में जो कन्वेंशन हुआ था रियो अर्थ समिट, अब उसके 10 साल के बाद ये जो समिट होता है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट in Johannesburg 2002. All right guys, so this was actually organized to see what are the implementation, to review basically to implementation of agenda 21 and Rio commitment. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रियो समिट ने कोई एक नई ट्रीटी इंट्रोड्यूस नहीं की. ठीक है, तो अब इसके कुछ आउटकम्स हैं वो जान लेते हैं. अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस आई विल कीप ऑन सेइंग कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है. जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. नाउ जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज रियो प्लस 10. ठीक है, सो दैट इज द थिंग व्हेन इट केम, जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वही हुआ था. तो दिस इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, ये बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, और क्या काम क्या है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी. तो जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट वाटर, विल टॉक अबाउट एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, सो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन दिस वाज नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल डिक्लेरेशन. सो जस्ट रिमेंबर, इसमें इतना आपको फोकस बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर कि हाँ, कुछ डिक्लेरेशन हुआ था आफ्टर 10 years एंड दीज वेर द 2 नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन. डू रिमेंबर दिस इज नॉन बाइंडिंग. What was India's stand? India participated again as a non-Annex 1 party because it was non-Annex 1 party, supported JPOI emphasis. ठीक है, तो अभी इस रियो प्लस 10 में इतना ही ध्यान रखेंगे और ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है. नाउ रियो प्लस 20. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? रियो प्लस 10 2002 में हुआ. रियो प्लस 20 आफ्टर 20 years, राइट? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये वहीं वापस से हुआ था रियो दे जनेरियो में इन 2012. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कन्वीन कॉन्फ्रेंस, नॉट अ UNFCCC conference of parties. So the objective was to renew the political commitment to sustainable development and review progress since 1992 to 2002. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात हुई है रियो प्लस 10 में, उसी को रिव्यू करने के लिए वापस से ये रियो प्लस 20 होता है. दिस वॉज नॉट अ पर्टिकुलर COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं था, जस्ट टू रिव्यू इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं. अब वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, द फ्यूचर वी वॉन्ट. So this could be directly asked, what is this the future we want related to? So this is related to sustainable development. ठीक है, तो SDG से ये related है. और उसी टाइम पे जो SDG का प्रोसेस है वो भी लॉन्च हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू. सो दिस इज द टाइम व्हेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स was launched. Rio plus 20 initiated the shift towards the SDG, and finally the process led to the adoption of 17 SDGs in September 2015. ठीक है, तो आपको साथ में एक ये भी आइडिया मिल रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, सो स्टार्टेड विद एजेंडा 21 जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नींव रखी गई थी, एंड देन रियो प्लस 10 जहाँ पे हमने बात किया, एंड देन फाइनली रियो प्लस 20 की क्या क्या एक्शन लिया जा चुका है.
and this led to the process led to the adoption of 17 SDG in September 2015. ठीक है, so this is the first time that development, social and environmental goals were integrated into single universal time framework. All right guys, so high level political forum was also created, replaced the Commission on Sustainable Development as the permanent political mechanism. And this is also the first introduced at Rio Plus 20. सो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था जिसको कि रिप्लेस किया गया, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है वो स्टैब्लिश किया गया. नाउ बिफोर रियो प्लस 20 एसडीजी फ्रेमवर्क डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ डॉक्यूमेंट कि हमारे पास कुछ एक ठोस चीज़ है जिसकी बात हम कर सकते हैं. बट आफ्टर रियो प्लस, देखो बात हो रही थी, बात एजेंडा 21 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट एक प्रॉपर जो फ्रेमवर्क होता है ना कि आखिर क्या हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, व्हाट विल बी द स्टेप्स, so that were not existing before Rio Plus 20, but after Rio Plus 20 SDG negotiating process formally mandated HLFPF, that is the high level political forum, was established as a permanent political mechanism for SDG review under the United Nations. So this becomes important for sustainable development guys. So I hope आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ ही हो, we are on the same page. Now this also led to the formation of bodies and institution जिसमें कि आता है PAGE, that is Partnership for Action on Green Economy. ठीक है, so this is a UN mechanism to assist countries transition to become more greener. आप green की तरफ जाना चाहते हो और इकोनॉमी को मोर इंक्लूसिव बनाना चाहते हो, सो दिस इज पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है, तो कब इमर्ज हुआ है? सो दिस इमर्ज इन द रियो प्लस 20. डू रिमेंबर गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया डेफिनेटली पार्टिसिपेटेड, सपोर्टेड द एसडीजी प्रोसेस. ठीक है, इंडिया सपोर्टेड द ग्रीन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट इन रियो 20 बट इंसिस्टेड इट मस्ट नॉट बिकम अ कंडीशनैलिटी for development finance or market process. Alright guys, so let's move later on. So देखो यहाँ पे आप देख रहे हो हर साल कुछ ना कुछ सवाल, either in the prelims or the mains, यहाँ पे देख लो आप सवाल आए हुए हैं रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस. ठीक है, पेज के बारे में भी आया हुआ है. ऑलराइट, SDG के बारे में आया हुआ है. नाउ यू सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, वी आर नॉट कवरिंग इट रैंडमली, सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जो यूपीएससी ने पूछ लिया है, आप ये ध्यान रखना कि वो यूपीएससी दोबारा भी पूछ सकता है, बी इट ऑप्शन, बी इट अ क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू COP3, जहाँ से वो पूरा जो गेम स्टार्ट होता है UNFCCC का, वो जो गेम है वो यहीं से स्टार्ट होता है. COP3 क्योटो 1997. ठीक है, नाउ IPCC सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइडेड अ क्लियर एविडेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि IPCC ने रिपोर्ट निकाली थी कि डेफिनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं. ठीक है, द फाइंडिंग हाईलाइटेड द लिमिटेशन ऑफ UNFCCC विच कंटेन मोस्टली जनरली नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट. तो रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि आपने UNFCCC तो बनाया है बट दीज आर नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट, सो हु विल फुलफिल इट, राइट? किसके ऊपर आप ऑब्लिगेशन लगाओगे, किसके ऊपर आप पेनाल्टी लगाओगे? सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट स्टार्टेड कमिंग ड्यूरिंग दिस COP3, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997. ठीक है, नाउ दिस द एम ऑफ दिस क्योटो प्रोटोकॉल वाज टू ट्रांसलेट द UNFCCC इनटू लीगली बाइंडिंग. अभी तक लीगली बाइंडिंग नहीं था, बट इट हैज टू बी लीगली बाइंडिंग क्वांटिफाइड एमिशन, कि आप कितना एमिट कर सकते हो. ठीक है, and for Annex 1 countries create market mechanism like clean development mechanism, very important, joint implementation and emission trading. ठीक है, क्योटो से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है जो आपको ध्यान रखना है. नंबर 1 इज दिस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसकी मैं बार बार बात करूंगी. ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन नंबर 2 एंड एमिशन ट्रेडिंग नंबर 3. ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो हम क्योटो प्रोटोकॉल में बात करेंगे और जो कि एक तरह से एम था एंड ये निकल कर के भी आता है उस टाइम पे. दिस वाज आल्सो द आउटकम. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिमांडेड बाइंडिंग कमिटमेंट फ्रॉम लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, बट डेवलपिंग कंट्रीज डेफिनेटली, यूएस ने उस टाइम से ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पे भी अगर हम पे लगाया जाएगा बाइंडिंग कमिटमेंट्स, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे भी बाइंडिंग कमिटमेंट्स लगाने जरूरी हैं. ठीक है, बट डेफिनेटली ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप पहले एमिटर्स हो, आपने बहुत एमिट किया है. डेवलपिंग कंट्रीज आर जस्ट कमिंग, राइट? सो USA formally withdrew from Kyoto Protocol in 2001.
because of this difference. All right, please remember. Now this is the first legally binding instrument. Please remember, this is the first legally binding instrument under UNFCCC. ठीक है, और ये एक क्वांटिफाइड एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिक्वायरिंग डेवलप्ड कंट्रीज Annex 1 कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन एन एवरेज ऑफ 5%. तो ये डिमांड करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे शुड रिड्यूस द एमिशन an average of 5%. ठीक है, often it is quoted as 5.2 also during the first commitment period. तो इन्होंने first commitment period जो है वो establish की. So this will start from 2008 to 2012 and developed countries they have to reduce the emission by 5%. ठीक है, 3 मार्केट मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो कि थे CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग. व्हाट इज CDM? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि उन्होंने बहुत पल्यूट किया है तो अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए टू फुलफिल द लिमिट दैट इज गिवन टू देम, व्हाट दे डू, दे इन्वेस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द क्लीन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो जैसे कि country A is developed and country B is developing, so country A will develop in country A will develop in country B in clean projects. ठीक है, अब ये जो क्लीन प्रोजेक्ट्स हैं इसके कारण क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट जनरेट होंगे. सो इन कंट्री बी देयर विल बी अ सर्टिफिकेट दैट इज जनरेटेड. व्हाट इज दैट सर्टिफिकेट सेइंग? सर्टिफिकेट इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, सपोज. ठीक है, क्योंकि ये क्लीन प्रोजेक्ट था तो इसके कारण हमने एनवायरमेंट में 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव लेसन दिस मच ऑफ अमाउंट. नाउ दिस सर्टिफिकेट यू आर एबल टू सेल और परचेज. तो ये जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है इसको आप सेल कर सकते हैं और आप इसको खरीद भी सकते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल दिस कंट्री सी विच इज नॉट एबल टू, इट इज नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, बट इसको अपना टारगेट फुलफिल करना है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल परचेज दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. व्हाट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि 2 डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के कंट्री में दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन द क्लीन प्रोजेक्ट. सो डेवलप्ड एंड डेवलप्ड, CDM डेवलप्ड इन डेवलपिंग. एमिशन ट्रेडिंग इज नथिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो सर्टिफिकेट आपने डेवलप किया है दैट सर्टिफिकेट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी ऑल्सो परचेज्ड. ठीक है, तो ये कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है. तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म दैट वाज द आउटकम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है. बिफोर क्योटो क्या था, ऑब्लिगेशंस थे, इट वाज एस्पिरेशनल, इट वाज वॉलंटरी. ठीक है, आप पे कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं लगाई गई थी. बट आफ्टर क्योटो अबाउट 38 डेवलप्ड कंट्रीज वेर गिवन लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. आपको टारगेट जो है वो लीगली आपके ऊपर लगाए गए एंड द टाइम पीरियड वाज 2008 to 2012. सो दिस विल बी द फर्स्ट फेज. प्लीज रिमेंबर दिस विल बी द फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. ऑलराइट गाइज, ओके. द US Senate refused to ratify because it exempted the large developing economies. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Now there is a firewall core equity debate. Firewall equity debate क्या है कि एक वॉल है. ठीक है, इट्स नॉट अ वॉल बेसिकली, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, जिसमें एक साइड आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दूसरे साइड जो है आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं. ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर तो आपने लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट लगा दिया, बट इनके ऊपर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके ऊपर आपने लीगली बाइंडिंग नहीं लगाया है कमिटमेंट्स. राइट, सो एक वॉल आपने जनरेट कर दिया है, एक वॉल है, एक दीवार आपने पैदा की है जो कि डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ the commitments, legally binding commitments. The one they have to, there's a legally binding commitment on developed countries, but on country B there's no legally binding commitments. ठीक है, तो यही है firewall core equity debate. So China became but the question started coming. Why? Because India or China slowly and gradually they started emitting a lot of emissions, especially China. तो इसके कारण से बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, हमने व्हाट वी हैव डन इट्स डन, बट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग नाउ, दे मस्ट बी हैविंग सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम. ठीक है, तो उन पे कोई क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहा है. सो दैट वाज द बेसिक डिबेट. सो इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट CDM होस्ट कंट्रीज.
benefiting substantially from CDM inflows. Now there was a lot of question कि जो CDM जो दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो कि क्योटो का आउटकम है, इसका जो फायदा हो रहा है वो मोस्टली किसको हो रहा है? इंडिया और चाइना को हो रहा है, बिकॉज दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज वे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था, रेट था, वो बहुत लो था। से फॉर एग्जाम्पल 5000 1 ton of carbon जो है, this 1 ton of carbon, if you are removing in the developed countries, it will cost, suppose it is costing 5000 rupees, ठीक है। But if you are investing in developing countries, then it is just costing 500 rupees. तो डेवलप्ड कंट्रीज का एक ये भी था एम कि अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो द इन्वेस्टमेंट रेट इज लेसर, एंड जो सर्टिफिकेट वहाँ जनरेट हो रहा है आप उसको फर्दर आप बाई कर सकते हो अपने ही कंट्री में. So you can buy those certificates to fulfill your commitment. So that was it. So India was one of the largest CDM host countries, benefiting substantially from the CDM inflows. China became the world's largest annual emitter by 2006. The moral legitimacy of the firewall became the central contested question in the climate diplomacy. कि आखिर ये जो कंट्रीज हैं इस पे आपने कोई कमिटमेंट नहीं लगाया है और इनको फायदा भी सबसे ज्यादा हो रहा है. दीज आर द कंट्रीज विच इज टेकिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट. आप देखोगे देयर आर केस स्टडीज जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है विच इज एक्चुअली देयर इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड द एसीज. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है. बट द कंट्रीज से फॉर एग्जाम्पल चाइना, ये चाइना का केस स्टडी था, ठीक है. चाइना को बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था टू डिस्ट्रॉय दिस HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट. बट HFC को डिस्ट्रॉय करने और प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा था. बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज वेर पेइंग अ मच मोर अमाउंट टू डिस्ट्रॉय दिस HFC, ठीक है. बिकॉज HFC इज अ वेरी हाई ग्लोबली पोटेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आप लगा लो 36,000 ज़्यादा पोटेंट होता है दिस HFC, राइट. तो उसको आप अगर रिड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने ज़्यादा अमाउंट में आप वहाँ से रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है. बिकॉज HFC इज़ वेरी वेरी पोटेंट गैस, ठीक है. सो दैट इज़ वाई डेवलप्ड कंट्रीज जो थे वो पे ज़्यादा कर रहे थे टू डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय दीज HFCs. बट चाइनीज गवर्नमेंट दे वेर इंटेंशनली प्रोड्यूसिंग HFC क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं लग रहा था, डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा नहीं लग रहा था, बट पैसा उनको बहुत मिल रहा था टू डिस्ट्रॉय इट. So now all these things were going, and this become really contested question कि क्या इन पे legally binding commitment नहीं लगानी चाहिए, although they are benefiting from CDM mechanism a lot, right? So these were the debates. Why I am highlighting more over CDM here, because आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगी, क्योंकि once you have understood this concept, later on जो development हुई है वो इसके basis पे ही हुई है. So this will not become very tough later for all of you, ठीक है. So CDM I have already talked about. India and China were the largest host countries. Certified emission reduction मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप किस तरह से सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन में आप क्रेडिट गेन कर सकते हो. हाउ यू कैन अर्न क्रेडिट, यू कैन सेल एंड परचेज दोज क्रेडिट टू सेट योर लिमिट, टू मेंटेन योर लिमिट, जो आपको टारगेट मिली है उसको मेंटेन करने के लिए. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन 2 Annex 1 countries, ठीक है. Emission trading, cap and trade system among Annex 1 countries, ठीक है. So all these things were coming in where? In the Kyoto. So these are very important. UPSC has asked question from this section as well. Now coming to climate finance, ठीक है. So there was no dedicated climate finance instrument under Kyoto. So GEF, जिसके बारे में हमने already पढ़ा, it started in 1992, Global Environment Facility. It was the financial mechanism, ठीक है. एडेप्टेशन फंड जो है इट वॉज देयर ऑन द लीगल बेसिस ओनली. सो दिस प्रपोज द क्रिएशन ऑफ अ फंड. सो एडेप्टेशन फंड का जो है वो प्रपोजल स्टार्ट हुआ. 2% ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द एवरी CDM प्रोजेक्ट बी सेट असाइड फॉर द एडेप्टेशन फाइनेंस, ठीक है. तो जो CDM से आपको फायदा हो रहा है उसका जो 2% है वो इस एडेप्टेशन फंड में जाएगा, ठीक है. तो इसकी बात है, इसकी प्रपोजल जो है वो स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, ठीक है. But it was not finalized there. Adaptation fund finally it was constituted at COP7 Marrakesh, जो हम बात करेंगे. And governing structure
आप देखो इवोल्यूशन कहाँ से है, क्योटो से बात स्टार्ट हुई है, बट फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया इट वॉज इन मराकेश एंड गवर्निंग स्ट्रक्चर वॉज अग्रीड इन COP13 बाली, सो इट बिकम ऑपरेशनल इन 2009. ठीक है. नाउ देन इंडिया का स्टैंड क्या था, इंडिया हैज रेटिफाइड दिस 1997 इन अगस्त 2002. इंडिया एज अ नॉन एनेक्स 1 जीरो बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन, क्योंकि अभी तक जो फायर वॉल डिबेट था वो चल रहा था और इसलिए वहाँ पे इसकी और कोई बात हो नहीं रही थी कि डेवलपिंग कंट्रीज पे भी कोई कमिटमेंट लगाया जाए. ठीक है. सो इंडिया का पोजीशन यही था, दोज हु इंडस्ट्रियलाइज फर्स्ट एंड एमिटेड मोस्ट हिस्टोरिकली मस्ट एक्ट फर्स्ट. Developing countries cannot be asked to bear the same obligation. All right, guys. So I hope now this is clear. Let me make sense to you. So सबसे पहले स्टॉकहोम आता है. ठीक है. स्टॉकहोम में कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं रहते हैं. देन रियो समिट आता है. रियो समिट में आपके 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, UNFCCC, UNCBD, UNCCD. ठीक है. एंड देन आपका रियो +10 होता है, रियो +20 होता है जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. देन हमारा आता है क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो कॉन्फ्रेंस. ठीक है. और यहाँ पे हम लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट की बात स्टार्ट करते हैं. एडाप्टेशन फंड को हम स्टार्ट करने की बात करते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट लेटर ऑन हुआ था. ठीक है. इंडिया अगेन जो फायर वॉल डिबेट एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द बाइंडिंग कमिटमेंट्स, वो चलता है बिकॉज जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया और चाइना ले रहे थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट दैट वाज गोइंग एंड आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी समराइज दिस मच. आप देखो क्वेश्चंस जो आए हैं आपके, यू कैन सी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2008 एंड 2009. कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड व्हेन. ठीक है. तो देखो कार्बन क्रेडिट कब ओरिजिनेट हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया. CDM, that is clean development mechanism, then joint implementation. ठीक है. carbon credit again you see here. So these are the things guys which are very important. आप सीधे आपको देखने को मिलता है कि लगातार कितने सारे सवाल यहाँ से आए हैं. Now let's come to COP7. ठीक है. So we were in conference of parties जो क्योटो वाला हमने डिस्कस किया. सो वी हैड दिस COP3 के बाद हम आ रहे हैं सीधा COP7 पे, बिकॉज इन बिटवीन देयर इज नॉट मच टू डिस्कस. सो मराकेश अगेन. सो डिटेल्ड रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्योटो प्रोटोकॉल नोन एज द मराकेश एकॉर्ड. ठीक है. सो इट क्लैरिफाइड कि आखिर जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से अपने एमिशंस टारगेट को फुलफिल करेंगी. सो यू हैव टू यूज मैकेनिज्म लाइक CDM, joint implementation and emission trading. Please remember CDM, clean development mechanism, joint implementation and emission trading. CDM developed into developing, joint implementation developed in developed and emission trading cap and trade. आप जो सर्टिफिकेट हैं, जो क्रेडिट हैं, आप उसको सेल और बाई कर सकते हो. मराकेश अकॉर्ड वॉज एडॉप्टेड. रशिया ने इसको 2004 में रेटिफाई किया है, ब्रिंगिंग क्योटो इनटू फोर्स इन February. CDM became operational from 2006. तो जिस CDM की बात हमने क्योटो में की है वो ऑपरेशनल कब होता है, वो 2006 में होता है, उस टाइम पे नहीं होता है. ठीक है. फर्स्ट टाइम क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चरल गेन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड GEFE. सो 3 डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फंड्स क्रिएटेड. तो 3 जो फंड्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं. अब बिफोर एंड आफ्टर मराकेश में क्या स्ट्रक्चरल रप्चर हुआ है. सो जो COP के पहले तक जो आपके फाइनेंस जो फ्लो हो रहे थे वो इट वाज थ्रू द GEF. इट वाज ओनली थ्रू दिस GEF विच वाज अ मल्टी ट्रीटी बॉडी. ठीक है. देयर वाज अ नो डेडिकेटेड स्टैंड लोन फंड. वहाँ पे कोई स्टैंड लोन फंड नहीं था. बट इन COP7 3 डेडिकेटेड मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं. सो प्लीज रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग द क्लाइमेट फंड्स एज वेल. क्योटो से मराकेश से पहले तक सिर्फ GEF था. मराकेश में 3 और डेडिकेटेड फंड जो हैं वो बनाए गए. ऑल्दो एडेप्टेशन फंड की बात शुरू हो गई थी क्योटो से, पर वो बना नहीं था. ठीक है. नाउ इन दिस मराकेश दैट एडेप्टेशन फंड वाज क्रिएटेड. ठीक है. विच वाज प्रपोज्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट. तो जितने भी एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, आप वहाँ पे आप उनको फंड देंगे, स्पेशली वेयर इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. नाउ इट इज नाउ अलाइन विद द पेरिस अग्रीमेंट सिंस 2019.
इनिशियली फंडेड थ्रू 2% लेवी ऑन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया है. नाउ ऑल्सो रिसीव प्रोसीड्स फ्रॉम द आर्टिकल 6.4 कार्बन मार्केट. सो पेरिस अग्रीमेंट की हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर एडेप्टेशन फंड में 2% जो है वो सीडीएम से जा रहा था, पर अभी, ठीक है, अभी की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये सीडीएम खत्म हो चुका है. सो नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसीड्स फ्रॉम द आर्टिकल 6.4 ऑफ द कार्बन मार्केट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट. ठीक है. So Article 6 is also very important. UPSC has asked question from here as well. Now the second fund is LDCF, Least Developed Country Fund, जिसमें कि 48 least developed countries थे और उनको किस तरह से आप पैसे दोगे and you know funding करोगे. So and this was administered by again GEF. SCCF, now this is Special Climate Change Fund. All developing countries eligible. तो जितने भी developing countries हैं वो सब eligible थे. ठीक है. Covers adaptation, technology transfer, capacity building, and this is also administered by GEF. All right guys, now it complements LDCF by covering non-LDC developing countries. So we have 3 funds: adaptation fund in Marrakesh, LDCF, and this SCCF. ठीक है. What is the difference between LDCF and SCCF? ओनली फॉर 48 LDC. जो LDCF था, दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, वो सिर्फ आपकी 48 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था. बट SCCF इट इंक्लूडेड ऑल डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. नाउ बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, CDM एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एडेप्टेशन फंड बोर्ड. ठीक है. ये यहाँ से बात करनी स्टार्ट हो गई थी एडेप्टेशन फंड बोर्ड की, बट इट गॉट एस्टैब्लिश्ड एट द CMP बाली 2007. ऑलराइट गाइस. नाउ इंडिया सपोर्टेड डेफिनेटली Marrakesh Accord, and India also supported creation of these funds. All right, so not very important, not just have a look. All right, now let's come to COP13. I hope अभी तक आप वो पूरा इवोल्यूशन आपके ध्यान में होगा कि किस तरह से चीज़ें जो है वो इवॉल्व हो रही हैं. राइट. नाउ COP13 बाली टू COP19 वार्सो. बाली में क्या हुआ? सो डिजाइन अ सक्सेसर फ्रेमवर्क टू द क्योटो फर्स्ट कमिटमेंट. सो क्योटो का जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था दैट वाज 2008 टू 2012. ठीक है. सो इट वाज लॉन्च 2 ट्रैक नेगोशिएटिंग प्रोसेस पोस्ट 2012 रेजिम. आखिर आपने 2012 तक की तो बात की, पर 2012 के बाद क्या होगा, क्या कमिटमेंट्स होंगे, उसकी बात भी जो है वो स्टार्ट होने लगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स. बाली एक्शन प्लान जो है, जो COP13 में आता है, इसमें आपकी 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे. वन इज मिटिगेशन M, सेकेंड इज एडेप्टेशन A, टेक्नोलॉजी एंड T, एंड देन यू हैव दिस फाइनेंस. ठीक है. MATF. सो ये जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये यहाँ पे इसकी बात होती है. नाउ बाली में ही एक और चीज़ पुश की गई. आई मीन वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज आए थे, सो डेवलप्ड कंट्रीज दे स्टार्टेड पुशिंग फॉर व्हाट? MRV, दैट इज मेजरेबल, रिपोर्टेबल एंड वेरीफाइबल. ठीक है. जो यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जिस पे आपने कमिटमेंट नहीं लगाए हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं लगाए हैं, उनको भी MRV, दैट इज आप जितना एमिट कर रहे हो उसको मेजर करो, उसको रिपोर्ट करो, उसको वेरीफाई करो. सो दिस वॉज पुश्ड. सो MRV was pushed when in the Bali. ठीक है. India and the G77 emphasized that MRV must be applied equally to developed countries. तो इंडिया ने बोला कि भाई सिर्फ हमें मत बोलो, ये डेवलप्ड कंट्रीज पे भी इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए. नाउ आउटकम क्या था? बाली रोड मैप है, 2 ट्रैक नेगोशिएटिंग प्रोसेस AWG एंड LCA एंड AWG-KP लॉन्च्ड. मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगी अभी. तो बाली रोड मैप आपको ध्यान रखना है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, NAMAs. नाउ दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट गाइज. तो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है बाली में ही 2007 में. ठीक है. फर्स्ट एवर फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट दैट डेवलपिंग कंट्रीज वुड टेक क्लाइमेट एक्शन बियॉन्ड होस्टिंग CDM प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो मतलब आपको सिर्फ अब डेवलपिंग कंट्रीज को बोला गया बिकॉज USA वॉज पुशिंग अलॉट कि भाई आखिर उनको भी तो कुछ बोलो MRV करने के लिए, मेजरेबल, रिपोर्टेबल एंड वेरीफाइबल. तो इसके कारण से नामाज जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन. ऑलराइट गाइस. सो नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, NAMAs. तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है. ऑलराइट. सो बाली में भी आपको ध्यान रखना है, MRV ध्यान रखना है,
बाली एक्शन प्लान ध्यान रखना है, और आखिर हम 2012 के बाद क्या करने वाले हैं उसकी भी बात होनी जो है वहाँ से स्टार्ट होनी हो जाती है. ऑलराइट, नाउ सो यू हैव दिस नामास, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, एंड REDD का कॉन्सेप्ट जो है, सो फर्स्ट फॉर्मल यूएनएफसीसीसी डिस्कशन ऑफ पेइंग डेवलपिंग कंट्रीज टू कंजर्व फॉरेस्ट. तो REDD भी यूपीएससी में आया हुआ है. तो इसकी भी बात कब से स्टार्ट हुई? स्टार्टेड इन द बाली. प्लीज रिमेंबर इट स्टार्टेड इन द बाली. सो बाली को आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बिल्डिंग ब्लॉक, जिसमें कि एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंस एंड this development, technology development and transfer. Now second is because of USA they were pushing for MRV. ठीक है. Then third is बाली रोड मैप है, जिसमें कि 2 ट्रैक नेगोशिएटिंग प्रोसेस लॉन्च होता है. AWG LCA एंड AWG KP ये लॉन्च होता है. नामाज जो है इसकी बात होनी स्टार्ट होती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. REDD का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है. फर्स्ट क्रैक इन द क्योटो फायरवॉल. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि जो फायरवॉल डिबेट था, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ नहीं बोला जा रहा था फॉर ऑब्लिगेशंस, फॉर कमिटमेंट्स, एंड दैट वाज द फायरवॉल डिबेट. एंड दे वर आल्सो गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम CDM, है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो आपकी क्योटो में लॉन्च हुआ था. बट दिस बाली इट हैड द फर्स्ट रप्चर ऑन दैट क्योटो फायरवॉल, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करनी स्टार्ट की नामाज की, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन. गाइज दिस is a very important lecture. Do not miss it. आप अगर इसको मिस करते हैं, अगर आपने इसको देख लिया तो आपके पूरे यूपीएससी के सवाल जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. दिस इज माई गारंटी, राइट. तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए. भले थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, बिकॉज वी आर हैविंग ऑल द डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन COPs. सो प्लीज रिमेंबर. So for developing countries, so the first formal acknowledgement that developing countries would need to take climate action beyond simply hosting CDM project. ठीक है. REDD बाली में स्टार्ट हो गया आना, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. ठीक है. लेटर जो REDD है वो इवॉल्व होता है REDD प्लस में, बट REDD प्लस की जो बात आती है वो COP16 कैनकुन में आती है इन 2010. ठीक है, अभी नहीं. REDD की बात कब आती है? बाली में. और REDD प्लस इसकी बात कब आती है? इसकी बात आती है कैनकुन में. ठीक है. So developing countries, they must get results based on payments for emission reduction when they reduce deforestation. Now here in the climate finance जो कि मरक्केश में 3 फंड आपके आए थे, so here the adaptation fund was technically established. तो बाकी सारी चीज़ें बाली में हो गई थी. गाइस ये जो फंडिंग वाली चीज़ है ना, ये बहुत इवॉल्व हुई है, बहुत टाइम से इवॉल्व हुई है. तो बातें तो आपने स्टार्ट कर दी थी क्योटो में, बट लेटर ऑन आपने उसको स्टार्ट किया मरक्केश में, जिसमें कि 3 फंड्स आते हैं, एंड फाइनली टेक्निकली आप इसको एस्टैब्लिश करते हो बाली में. ठीक है. सो इट रिमेन बिकॉज मरक्केश में तो इसमें हो गया था, बट इट वॉज ऑन द रिमेन अ शेल पेपर फॉर ईयर्स. सो इन COP13 इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड. ठीक है. ऑफिशियली जो लॉन्च्ड होता है, टेक्निकली एस्टैब्लिश हो गया था, बट ऑफिशियली लॉन्च्ड होता है आपकी बाली में. ठीक है. Now GEF functioned as the secretariat for the first 3 years with the World Bank as a trustee. All right. Now who gets verified? So definitely अब मैंने आपको USA के बारे में बताया कि USA बार बार पुश कर रहा था that developed countries, MRV should be there by developing countries as well. और India and G77 demanded MRV of support finance and technology. तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हमें MRV के लिए पुश कर रहे हो कि हम जो एमिट कर रहे हैं वो मेजरेबल हो, उसको हम वेरीफाई कर सकें, तो इसके लिए आपको हमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है. सो दिस वाज द स्टैंड ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे. नाउ बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सो हियर यू हैड दिस AWG LCA, एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन, एंड ad hoc working group on the future further commitment for Annex 1 parties. Again, this is not very important, just have in your memory कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ था, but not very important guys. ठीक है. Now forest carbon partnership facility launched, important one. आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ें, REDD, ठीक है, और उसके साथ फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी. 2 चीज़ें जो रिलेटेड है आपकी फॉरेस्ट से, वो आपकी बाली में
ठीक है, बाली को ऐसे ध्यान रखना, बाली इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट इज देयर. सो द फर्स्ट टाइम द फॉरेस्ट थिंग स्टार्टेड कमिंग, REDD plus forest, carbon partnership facility. It also launched in the Bali by the World Bank and the Nature Conservation along with 9 donor गवर्नमेंट. ठीक है, इंडिया का सेम स्टैंड था, साइन किया बाली रोड मैप को, बाली एक्शन प्लान को. इंडिया इंसिस्टेड नामाज मस्ट बी वॉलंटरी एंड कंडीशनल. तो MRV की वजह से जो नामाज लगाए गए और जो फायर वॉल में रप्चर आया, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट इट मस्ट बी वॉलंटरी. अभी आप हम पे कुछ ऐसा लीगली बाइंडिंग मत कर दो. ठीक है, India supported REDD as a concept but with safeguards. Now guys see, Forest Carbon Partnership Facility question आपके आए हुए हैं. तो यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एवे ही नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, और everything has some base, and this is the only document that have ever existed in the entire history of UPSC preparation, जहाँ पे आपको पूरी evolution UNFCCC की बताई जा रही है in one single document and in one single lecture. अब आती है बात COP15 कोपेनहेगन 2009 की. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे आप देखोगे इट वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ लीगली बाइंडिंग सक्सेसर टू क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, बट देयर वाज अ कोर स्टैंड ऑफ. जो नेगोशिएशन थे वो हो नहीं पाए. इट ब्रोक डाउन ओवर द टॉप डाउन टारगेट. ठीक है, developed nation wanted emerging economies to commit to cuts while developing nation demanded the west fulfill their historical debt. तो ये जो है, ये एक डिबेट अगेन फिर से स्टार्ट होता है, बट इसका आउटकम क्या होता है, दैट 2 डिग्री सेल्सियस विल बी द लिमिट. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने आइडेंटिफाई किया कि हम क्या लिमिट सेट कर रहे हैं, कि इसके ऊपर हमको नहीं जाना है फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हाट इज द लिमिट दैट वी आर सेटिंग? सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कोपेनहेगन दैट 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज एंड नीड टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेटर ऑन आप पेरिस एग्रीमेंट में आते हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है लेटर ऑन, बट यहाँ पे इसके पहले टेम्परेचर की बात नहीं की गई थी. कमिटमेंट्स दिए जा रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, बाइंडिंग कमिटमेंट दिए गए डेवलप्ड कंट्रीज को, बट देयर वाज नो क्वांटिफाइड number that was given. So this is the first time in Copenhagen that number was given. और यहीं पे वेल्दी नेशन ने प्लेज किया कि $30 बिलियन जो है एंड गोल ऑफ $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 वी विल स्टार्ट गिविंग. सो दिस रिमेन होप, बिकॉज वहाँ पे प्लेज तो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर कुछ सब्सटैंशियल वहाँ से निकल के नहीं आता है. सो वेल्दी नेशन जो है वो उन्होंने प्लेज किया कि 2010 से 12 तक 30 बिलियन जो है उसका फंड जो है हम तैयार करेंगे, एंड बाय 2020 गोल इज 100 बिलियन फंड पर ईयर. ठीक है, the accord was drafted outside the formal plenary, so this was non-binding. All right guys, so what is happening, what is the structural rupture here in this Copenhagen? A dominant assumption was that climate governance would be top down. ठीक है, अभी तक जो assumption था वो यही था कि जो climate governance है वो top down है, मतलब सबसे पहले ऊपर से start करो and then it will go down, right? तो सबसे पहले ये करेंगे, then नीचे वाले करेंगे, मतलब developed countries करेंगे, और फिर उसकी बात आएगी. बट यहाँ से जो बात है क्लियरली यहाँ से स्टार्ट होती है कि बॉटम अप में इट मीन्स दैट एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे बात होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी कमिटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए लेनी कि वी विल रिड्यूस द टेम्परेचर, वी विल लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग. तो यहाँ से बात होनी स्टार्ट होती है बॉटम अप अप्रोच की, जो अभी तक मिसिंग था. ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, वो कैसे हो रहा है. तो फायरवॉल डिबेट था आपका क्योटो प्रोटोकॉल में, लेटर ऑन वो ब्रेक होता है और बात होनी स्टार्ट होती है बाली में MRV की, नामाज निकल कर आता है बाली में, एंड फाइनली COP15 में फिर से ये बात होती है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हमें रिड्यूस करना है, वहीं तक रखना है लिमिट. एंड देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, सो बॉटम अप सेल्फ डिटरमिन्ड pledges that ultimately produce Paris 2015. इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर से कोई नहीं दे रहा है कि दिस इज द कमिटमेंट दैट आई एम गिविंग टू यू. ठीक है, कि आपको इतना रिड्यूस करना है. दिस शुड कम फ्रॉम यू. सो देयर शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच. एवरी कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड कमिट समथिंग, कि दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस और वी आर गोइंग टू लिमिट फ्रॉम द एनवायरमेंट. ठीक है, नाउ क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो फर्स्ट स्टार्ट फाइनेंस $30 बिलियन इन अ न्यू
and additional public resources pledged for 2010 to 2012. And this I have already told to all of you, 100 billion per year by 2020 pledge. Again, इंडिया का क्या स्टैंड था, that you with the US outside the formal UNFCCC process, India was part of the basic group that negotiated the Copenhagen Accord directly with the US outside the formal UNFCCC process. ठीक है, इंडिया ने वॉलंटरी डोमेस्टिक प्लेज लिया 20 to 25% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी of GDP by 2020 and over 2005 levels. So this 2005 levels is very very important. ठीक है, now India supported the 100 billion per year pledge but insisted it must be new and additional, not repackaged. ठीक है, तो ये इतना important नहीं है, but at least try to remember कि इंडिया का क्या स्टैंड था, और फर्स्ट टाइम जो 100 बिलियन की बात स्टार्ट हुई है पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे UNFCCC में, वो कोपेनहेगन से स्टार्ट हुई है. ऑलराइट गाइस, सो रिमेंबर दिस. नाउ COP16 में क्या होता है, अगेन adopt a 2 degree Celsius temperature goal in COP decision. Now, Japan and other Annex 1 countries refused a second Kyoto commitment period. Developing countries demanded Kyoto continuation. The compromise deferred the legal from the question while anchoring the substance. ठीक है, नाउ इसका आउटकम क्या था, 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट फॉर्मली अडॉप्टेड, जिसकी बात कोपेनहेगन में की गई. नाउ यहाँ पे जो है वो फॉर्मली इसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द COP डिसीजन. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज गाइज, एक बार बात होती है और दूसरे बात उसको हम अप्लाई करते हैं. तो बात हुई कोपेनहेगन में फर्स्ट टाइम, बट इसको स्टैब्लिश फॉर्मली कब किया गया है, इन दिस कैनकुन. ठीक है, रेफरेंस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्लूडेड. ठीक है, द मेजर कंसेशंस टू SIDs, दैट इज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट. ठीक है, इट वाज देयर. नाउ GCF established, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म मैंडेटेड. ठीक है, नाउ बिफोर कैनकन क्या था, टॉप डाउन नेगोशिएटेड टारगेट्स वेयर द एज्यूम मॉडल. नाउ आफ्टर कैनकन दिस वाज अ प्योरली अ टॉप डाउन नेगोशिएटेड टारगेट, वाज फॉर्मली इट वाज ओवर. ठीक है, कैनकन ने क्या किया, बॉटम अप प्लेज को स्टार्ट किया. नाउ द 2 डिग्री सेल्सियस गोल एंटर्ड द UNFCCC फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस वाज फॉर्मली इंक्लूडेड. गाइज प्लीज रिमेंबर, जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, सो दिस वाज फॉर्मली एंटरिंग वेयर, इन द कैनकन. ठीक है, बात कब हुई है, कोपेनहेगन में, एंड बट फॉर्मली इसको हमने एज अ टेक्स्ट इंक्लूड किया है इन दिस कैनकन में. ठीक है, नाउ आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि बाली में REDD था, है ना, एंड देन देयर वाज वन मोर रिलेटेड टू फॉरेस्ट थिंग. यहाँ पे REDD प्लस फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द UNFCCC डॉक्यूमेंट. ऑलराइट गाइस, सो प्लीज रिमेंबर REDD प्लस. ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश्ड, GCF. वर्ल्ड बैंक इन्वाइटेड एज अ इंटरिम ट्रस्टी, लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी, हेडक्वार्टर इन इंकॉन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया. ठीक है, सो दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ GEF. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से आपको ये ग्रीन क्लाइमेट फंड कंफ्यूज नहीं करना है. वाई? बिकॉज GEF को इस्टेब्लिश किया गया है 1992 में. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, इट वाज क्रिएटेड इन द COP16 कैनकन. ऑलराइट गाइज, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, and this is not founded under UNEP, OECD, ADB or the World Bank. So this becomes very very important for all of you. All right guys, so let's move. Now you can see green climate fund पे क्वेश्चन आया है 2015 में. REDD प्रोग्राम जो है उसके बारे में आया है. ठीक है, so REDD प्रोग्राम को एक बार हम फिर से देख लेते हैं. So if you see here, REDD is introduced for the first time plus in the Cancun. So this with 5 activities: reducing deforestation, reducing forest degradation, conservation, sustainable management, enhancement of forest stock. So this is very simple guys. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा. So this is very common, you can guess also. जब हम बात कर रहे हैं deforestation से reduction करने की, तो definitely we'll talk about conservation, we'll talk about forest, reducing the forest degradation, we will talk about sustainable management, we will talk about enhancement of the forest carbon stock. So this is nothing new. The question was also asked. Now let's come to COP17, that is Durban 2011.
So this was agreed to start negotiation for new climate agreement to finalize by 2015. Okay. Now developed countries saw applicable to all as a meaning the same obligation for every country. Now outcome again Durban is not very important, I'll say. यहाँ पे Durban platform for enhanced action, so this was applicable to all parties. Canada जो है वो formally withdraw कर जाता है from the Kyoto Protocol where in the Durban. ठीक है. नाउ जीसीपी जीएसीएफ जो बोर्ड है जो कि कैनकन में इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसका जो बोर्ड है वो इस्टेब्लिश होता है डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस्ड एक्शन. सो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस येस हैव अ लुक ऑन इट. ठीक है. सो डेफिनेटली इंडिया विल अगेन अग्री टू डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस एक्शन बट डिमांडेड इक्विटी एंड सीबीडीआर be explicitly embedded in the mandate. All right, guys. India accepted a compromise. Instead of making a new treaty, countries agreed to negotiate under the UNFCCC, and it includes common but differentiated responsibilities. So fairness is protected indirectly. All right. So Durban is not very important. I will suggest not. You don't have to invest much time in the Durban, but at least have an idea कि कब हुआ है, कब कहाँ हुआ है. Now let's come to COP18, that is Doha. All right, and COP19, that is Warsaw. So Doha was established in Kyoto's second commitment period to bridge the gap between 2012 and the new Paris type agreement. All right, guys, and Warsaw is very very important because first time जो intended nationally determined contribution है. आपको ध्यान क्या रखना है कि नामा कब आया, INDC कब आया, फर्स्ट टाइम 2 डिग्री सेल्सियस की बात कब की गई, फर्स्ट टाइम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात की गई. तो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट एवर INDC, दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. हम कितना अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में, राइट. सो दैट इज INDC एंड दिस इज फर्स्ट केम इन Warsaw. Now this INDC will be converting into NDC in Paris Agreement, that is nationally determined contribution. ठीक है. So this term was deliberately constructed as a terminological middle ground. ठीक है. So this was a compromise between Kyoto target for Annex 1 countries and NAMA, that is nationally appropriate mitigation action. ठीक है. तो इन दोनों के बीच को ही बैलेंस करने के लिए जो फायर वॉल है और जो NAMA है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बीच का प्लेटफॉर्म चाहिए. सो दैट इज व्हाट INDC, intended nationally determined contribution. All right, guys. Now Doha Amendment established Kyoto Protocol second commitment period. So Doha में जो हुआ है आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने already लिखा है. So here we are going to cover we have covered Durban. So Doha 2012 and because जो Kyoto का जो commitment period था first phase था that was from 2008 to 2012. नाउ डेफिनेटली आप आगे का क्या प्लान है आप वो वहाँ पे स्टार्ट करोगे. सो दोहा क्योटो प्रोटोकॉल अमेंडमेंट ऑफ 2013 टू 2020. ठीक है. ओनली EU, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड participated, covered approximately 15% of global emission. All right, guys. Now, loss and damage. Top-down negotiated targets were assumed model. सो ये माना गया कि लॉस एंड डैमेज जो है इट रेफर्स टू अनएवॉइडेबल, इरिवर्सिबल, नेगोशिएबल इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल. तो लॉस एंड डैमेज क्या हो रहा है? सो दिस लॉस एंड डैमेज actually is what it is, the damage and the loss that is done to the climate, that is done to the environment. Now in this market mechanism if you see CDM boom and collapse. So क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात मैंने आपको बताई विच स्टैब्लिश्ड वेयर इन द क्योटो प्रोटोकॉल. तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो ये स्टैब्लिश हुआ था इसका सीधा फायदा किसको जा रहा था? इसका फायदा जा रहा था सबसे ज़्यादा चाइना और सेकेंड नंबर पे इंडिया को. ठीक है. और उस टाइम पे जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा था बिकॉज दे वर सेलिंग दे वर परचेजिंग दोज सर्टिफिकेट्स, दोज क्रेडिट्स. बट CDM जो है वो बाद में कोलैप्स होने लगा. ठीक है. CDM by 2012 CDM had entered the structural crisis. Very important guys. एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस वहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट थी, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा परमिट जो हैं वो कंपनीज को एलोकेट कर दिए. आपके बहुत सारी कंपनीज हैं. ठीक है.
और इन कंपनीज को सपोज उनको से फॉर एग्जांपल वो 20 टन ऑफ कार्बन जो है इन्वायरमेंट में एमिट करती है, ठीक है। तो उनके ऊपर चार्जेस क्या है कि अगर आप 25 टन से ज़्यादा एमिट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा थ्रू द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, टू गेन दैट सर्टिफिकेट। तो अगर आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा एमिट किया है तो आपको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू इन्वेस्ट करके आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, अपने आपकी कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। पर हुआ क्या, यहाँ पे ये कोलैप्स क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिट देना स्टार्ट कर दिया। और परमिट कितना दे दिया, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि बहुत सारे कंपनीज थे, उन्होंने जा करके बिल्कुल गवर्नमेंट से अपील की कि हम पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ना लगाओ, हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने दो। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा परमिट देना, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा परमिट दे दिया, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल इसको आई मीन सपोज 2 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने सपोज उसको 5 दे दिया। सो द कंपनी वेर ऑलरेडी हैविंग सरप्लस परमिट, ठीक है। जब आपके पास सरप्लस परमिट है तो आप अपनी बाइंडिंग कमिटमेंट के बाहर जा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपकी लिमिट थी 20 टन्स और आप 20 टन ही एमिट कर रहे हो या उससे कम एमिट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दीज परमिट, ठीक है। परमिट जो था वो आप, सो फॉर एग्जाम्पल आपको 20 टन्स था, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 20 टन्स थी एंड 20 टन्स के बाहर अगर आप एमिट करते हो सो आपको CDM के थ्रू दूसरे कंट्री में, कंट्री बी में यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारा परमिट जो है देने लगे टू द कंपनीज विच वर नॉट इवन रिक्वायर्ड। नाउ दीज परमिट, डेफिनेटली परमिट में क्या लिखा था, परमिट में यही लिखा था कि अगर आप अपनी एमिशन जो आपका टारगेट है उसके बाहर अगर आप एमिट करते हो तब आप इस परमिट को सेल या बाई कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपको 20 टन से आपने बस 15 टन ही किया, आपके पास 5 टन का अभी भी है। नाउ विद दैट 5 टन विद दिस परमिट यू कैन सेल दिस परमिट टू अदर कंपनी, ठीक है। बट ऑलरेडी यू आर हैविंग सरप्लस, राइट। आपके पास जो परमिट है वो ऑलरेडी सरप्लस में है, तो आपके पास कभी स्कैर्सिटी होगी ही नहीं, आपके कमिटमेंट्स कभी अनफुलफिल्ड होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपको एक सरप्लस लिमिट दे दिया गया, ठीक है। आपके बाइंडिंग टारगेट्स बहुत बढ़ा दिए गए बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट परमिट। तो कंपनीज को फिर जरूरत ही नहीं पड़ी वो खरीदने की, ठीक है। जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खरीदने की, यू विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इन CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इन द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, सो देयर वॉज अ स्ट्रक्चरल क्राइसिस। The European Union trading system suffered from an overall over allocation of emission permits, creating excess supply. Additionally, in 2008, global economic slowdown reduced industrial activity. तो already industrial activity भी कम हो गए, तो जब industrial activity कम हो गई तो definitely pollution होगा ही नहीं। आप अपने टारगेट से पहले ही आपका जो आपको बाइंडिंग टारगेट्स मिले हैं आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, क्लीन एनर्जी में बहुत कंपनीज जो हैं वो ट्रांसफर हो चुकी थी। सो बिकॉज ऑफ दिस ओवर एलोकेशन ऑफ परमिट, बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड रिड्यूस कार्बन डिमांड, तो CDM जो है एक तरफ से कोलैप्स करने लग गया। जो पहले बहुत फायदा कर रहा था अब जो है वो कोलैप्स करने लग गया, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 2012, ठीक है। नाउ क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, वार्सो मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। सो फर्स्ट एवर LND मैकेनिज्म। तो कभी भी आपसे पूछता है लॉस एंड डैमेज, आपको ध्यान रखना है किसका लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट का लॉस एंड डैमेज। तो पहली बार UNFCCC में टू एड्रेस द लॉस एंड डैमेज बट विथ नो डेडिकेटेड फाइनेंस। सो देयर वाज अ नो डेडिकेटेड फाइनेंस, आपने बस बात क्या की, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म की, ठीक है। बट लेटर ऑन डेफिनेटली दिस जो हमने लॉस एंड डैमेज की बात की है, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड इन COP 27 लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि लॉस एंड डैमेज की यहाँ पे बात की गई एंड देयर वाज अ कोलैप्स इन CDM, ठीक है। CDM बूम एंड कोलैप्स। तो इनिशियली इट बूम्ड, ठीक है, जिसमें कि इंडिया और चाइना को बहुत फायदा हुआ, लेटर ऑन इट गॉट कोलैप्स्ड, ऑलराइट। नाउ COP 21 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मेजर चेंज आता है। हम नामाज में थे, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन बाली में जो हुआ था, देन हम आते हैं INDC में, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम फाइनली आते हैं
पेरिस में, जहाँ पे एनडीसी की बात होती है, जहाँ पे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात होती है। सो गाइस, ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है आपको अब मे बी अब आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट द थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट में अगेन this INDC got automatically converted into NDC and it marked the formal end of NX1 firewall। तो NX1 firewall जो डिबेट चल रही थी उसको आपने यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि अब ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने कमिटमेंट्स को रखेंगे, एंड दैट विल बी बॉटम अप, डेफिनेटली दैट विल बी बॉटम अप, वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, बट आपको कमिटमेंट्स आपको भी रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं गाइस जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि पेरिस अग्रीमेंट वाज लीगली बाइंडिंग, इट वाज लीगली बाइंडिंग। ठीक है, मतलब क्या कि जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं आपको कमिटमेंट लेना ही लेना है। ठीक है, बट जो कमिटमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, सो दिस every country has to take commitment now, but this commitment is not fixed, this will be dependent upon the nationally determined country contribution। say for example इंडिया है, इंडिया का अपना एक टारगेट होगा, so that target is not fixed and that target also can be changed, so that is not binding, that is not legally binding। ठीक है, जैसे say for example I'll give you example, इंडिया को ऊपर से बताया गया है कि आपको टारगेट्स लेने हैं, आपको कमिटमेंट्स लेनी है। ठीक है, दैट इज लीगली बाइंडिंग, ऊपर से बोला गया तो मतलब मुझे लेना ही लेना है, बट मैं कितना टारगेट लूंगी, बट मैं कितना वो लिमिट फिक्स करूंगी, वो मेरे ऊपर है, और अगर मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाती हूँ तो आई कैन फर्दर एक्सटेंड इट, दैट इज ऑल्सो अप टू मी। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग तो है, बट फॉर अ कंट्री टू फुलफिल दैट इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, सो दैट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो दैट इज non-legally binding। All right, guys. So I hope this is clear to all of you. So developing countries demanded that equity and common but differentiated responsibility be preserved। ठीक है, so this NDC system, it is common framework for all but flexibility in commitment, so there was a flexibility in commitment। ठीक है, so यहाँ पे आप देखते हो NDC system जो है वो establish होता है, no backsliding rule, आपको प्रोग्रेशन ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज बोलती हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 to 30 बिलियन में कार्बन स्टोर करूंगी, तो जब मैं फ्यूचर में कमिटमेंट लूंगी दैट शुड बी मोर, दैट शुड बी नॉट, अब मैं वो नहीं बोल सकती कि मैं 15 बिलियन कार्बन में स्टोर करूंगी। सो वंस आई हैव टेकन, आई हैव टू प्रोग्रेस। ठीक है, सो दैट इज इट। सो देयर इज अ नो बैक स्लाइडिंग रूल। अग्रीमेंट इंक्लूडेड द गोल ऑफ लिमिटिंग वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परसुइंग एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक जो हम 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, हमने बोला कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट की मैकेनिज्म। आर्टिकल 6 विच एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क फॉर कार्बन मार्केट। आर्टिकल 9 जो बात करता है क्लाइमेट फाइनेंस की, एक बात करता है कार्बन मार्केट की। ठीक है, कार्बन मार्केट में आप क्या करेंगे, आर्टिकल 6, और एक बात करता है आपका आर्टिकल 9 क्लाइमेट फाइनेंस की, स्पेशली फॉर द डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। सो दे ऑल्सो क्रिएटेड द इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क विच क्रिएट्स अ यूनिफाइड रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑलराइट गाइस, नाउ द ग्लोबल स्टॉक टेक, what is that? It provides a 5-yearly review to assess collective global progress towards climate goal। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने जो कमिटमेंट लिया है उसके 5 साल के बाद आपने क्या प्रोग्रेस किया है उसकी बात हम करेंगे। सो सपोज 20, ये जो था 21 की बात है, COP 21, दैट इज पेरिस 25। नाउ in COP 28 that happened in 2023, so this the global stocktake which provides a 5-yearly review to assess the collective global progress towards climate goal, it was first conducted at COP 28। ठीक है, स्ट्रक्चर रप्चर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में it was top down legally binding target now and with limited participation, but here after Paris universal self determined architecture। ठीक है, all countries have to participate but everyone will have their own target, the universal form is binding and not national target is not। so I hope this is clear, I have already made it clear to all of you। ठीक है, now India refused a net zero year co-launched international solar alliance with France। ISA covers countries between tropic, not all UN members are there। now loss and damage, that is article 8,
ठीक है, हमने बात क्या की, हमने बात किया है आर्टिकल 6 की, हमने बात किया है आर्टिकल 9 की, ठीक है, अबाउट द फाइनेंस, एंड नाउ द आर्टिकल 8. फॉर द फर्स्ट टाइम loss and damage was given its own dedicated article. So guys, please remember, article 6 talks about carbon market, article 9 talks about climate finance, and article 8 talks about loss and damage. ठीक है, ऑलराइट गाइज. सो मार्केट मैकेनिज्म आर्टिकल 6 है. आर्टिकल 6 का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड. सो आर्टिकल 6.2 and 6.4 becomes important. Bilateral trading of internationally transferred mitigation outcomes, that is ITMOs. Seller country must make corresponding adjustment in its NDC accounting to prevent double counting. ठीक है. आर्टिकल 6.4 सेंट्रलाइज यूएन सुपरवाइज क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, डायरेक्ट सक्सेसर टू सीडीएम. सो सीडीएम जो कि आपका क्योटो में बना था, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, वो तो कोलैप्स हो गया, तो अब तो कोई चीज नहीं चाहिए आपको. ठीक है, तो आर्टिकल 6 की बात हुई. आर्टिकल 6 में 6.2 और 6.4 में हमने बात किया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का क्या कौन सा सक्सेसर होगा, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म हम फॉर्म करेंगे. एंड प्रोजेक्ट अर्न्स आर्टिकल 6.4 एमिशन रिडक्शन अंडर यूएन सुपरवाइजरी बॉडी. ठीक है, एंड 6.8 टॉक्स अबाउट नॉन मार्केट कोऑपरेटिव अप्रोचेस. सो दिस इज नॉट वेरी टफ, जस्ट हैव टू रिवाइज इट कि आर्टिकल 6.2 में क्या बोला गया, 6.4 में, 6.8 में. वाई? बिकॉज आर्टिकल 6 हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. ठीक है, नाउ आर्टिकल 9. सो द फर्स्ट लीगली एंकर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. ठीक है, so it mandates developed countries to provide financial resources for mitigation and adaptation. तो आर्टिकल 9 में ये बात की गई कि आखिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कुछ फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, नाउ व्हाट आर द बॉडीज एंड द इंस्टीट्यूशन. सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, गवर्निंग बॉडी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज, इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क. ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या आपने क्या प्रोग्रेस किया है, कितना ज़्यादा आप एमिट कर रहे हो, उसका एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए. सो यहाँ पे वो इस्टेब्लिश किया जाता है. पेरिस कमिटी ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, इट वाज आल्सो लॉन्च्ड, दैट ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट्स कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक, अ 5-year कलेक्टिव रिव्यू प्रोसेस वाज आल्सो लॉन्च्ड, जो कि फर्स्ट कंडक्ट हुआ कब, COP28 दुबई में. एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी फॉर्म होता है. नाउ इंडिया के क्या गोल्स थे, जो फर्स्ट नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, जो फर्स्ट कमिटमेंट इंडिया ने लिया है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम लोग जो हैं वी विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी GDP टू 33 to 35% बाई 2030. By 40% of cumulative electric power installed capacity will come from non-fossil fuel sources. ठीक है, and we will create carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent. ठीक है, नाउ दीज आर द क्वेश्चन यू सी. इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे आया है, आर्टिकल 6 पे सवाल आया हुआ है. ठीक है, सो दीज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगेन पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ COP22 मरकेश, COP23 बॉन एंड COP24 कैटोविस. अभी बहुत ज़्यादा अब नहीं है, ओनली बेलेम कॉन्फ्रेंस इज देयर विच इज अ बिट मोर, अदरवाइज दीज आर वेरी स्मॉलर वन. सो मरकेश में क्या होता है, दैट इट टॉक अबाउट मरकेश एक्शन प्लान. ठीक है, सो इस डॉक्यूमेंट में बताया गया जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दैट इज इरिवर्सिबल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन टू इट. ठीक है, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट इज तालानोवा डायलॉग लॉन्च्ड एट COP23 बॉन. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट इंक्लूसिव डायलॉग दैट टॉक अबाउट व्हाट so this was a first dialogue that was chaired by फिजी आइलैंड, जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड इट वाज फॉर टेकिंग स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द पेरिस टेम्परेचर गोल. तो कुछ नई बातें यहाँ पे नहीं की गई है कि हमने क्या प्रोग्रेस किया है पेरिस में, जो गोल हमने लिए थे उसका एक प्रोग्रेस देखने के लिए ये तालानोवा डायलॉग को जो है वो लॉन्च किया जाता है. एंड इट वाज चेयर्ड बाय हुम, फिजी. ठीक है, इंडिया सपोर्टेड दिस प्लान, मरकेश एक्शन प्लान, एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द तालानोवा डायलॉग एट बॉन. ठीक है, नाउ COP24 कैटोविस 2018. So this complete the Paris Agreement work program and transparency, accounting, finance, adaptation, NDC features and GS modalities. ठीक है, identical transparency requirement for all parties.
ऑलराइट गाइस, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कैटोविस में मेनली हमने बात की है ट्रांसपेरेंसी की. सो कैटोविस दैट इज 2018, इट टॉक मेनली अबाउट ट्रांसपेरेंसी. नाउ द आउटकम वाज आल्सो IPCC स्पेशल रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस रिलीज्ड. ठीक है. नाउ कार्बन आर्टिकल 6 मार्केट रूल डेफर्ड टू ग्लासगो. ठीक है, तो अभी आर्टिकल 6 की तो हमें पता है कि क्या बात हुई है, बट एट द सेम टाइम उसको कैसे हमें फॉर्मलाइज करना है एंड फाइनली CDM को कैसे एंड करना है, तो वो जो प्रॉपर फॉर्मली आपको स्टैब्लिश करना है वो अभी तक बात नहीं हुई थी. सो दिस वाज डेफर्ड टू ग्लासगो 2021. ऑलराइट, सो बिफोर कैटोविस एज अ फ्रेमवर्क विथ नो डिटेल रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि आप पेरिस अग्रीमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करोगे उसका एक डिटेल फ्रेमवर्क नहीं था. बट आफ्टर कैटोविस दिस रूल बुक ऑपरेशनलाइज, जो आपकी रूल बुक थी कि आपको पेरिस का जो सारा गोल है आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया जाता है. एंड दिस विल रिक्वायर व्हाट, ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. डेवलप्ड कंट्रीज फेस मोर स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग and developing countries gets capacity based flexibilities and article 6 rules remains unresolved. तो article 6 का जो rules है art 6.2 6.4 that remains unresolved, right? So India accepted the Katowice rule book. India noted not welcomed the IPCC special report on 1.5 degree Celsius. ठीक है, alongside the US, Russia and Saudi Arabia. तो बहुत सारी बातें लिखी गई थी इन 1.5 डिग्री सेल्सियस जो रिपोर्ट आया था IPCC का, तो इंडिया ने वेलकम नहीं किया बिकॉज इंडिया के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट लिखी गई है, सो विच इज़ नॉट ट्रू as per India. So it was not welcome, right? Alongside the US, Russia and Saudi Arabia, a diplomatic signal of reservation about the report's implications for the mitigation timeline of developing countries. All right, guys. Now, COP26, that is Glasgow. So the marked the first major NDC revision cycle under the Paris Agreement, finalized long pending Article 6 carbon rules and explicitly reference fossil fuels in the COP outcome text for the first time in 26 years. मतलब क्या है कि ग्लासगो में मेनली क्या हुआ है कि जो NDC का साइकिल था उसको प्रॉपर रिवाइज किया गया कि मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट कमिटमेंट क्या होंगे. देन फर्स्ट टाइम जो है कार्बन मार्केट जो कि बात की गई है पेरिस में, आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट, उसको प्रॉपरली जो लॉन्ग पेंडिंग चल रहा था उसको फाइनलाइज किया गया. एंड फाइनली फर्स्ट टाइम फॉजिल, अभी तक हम सिर्फ कार्बन कार्बन बोल रहे थे, ग्रीन हाउस गैस बोल रहे थे, बट फर्स्ट टाइम फॉजिल फ्यूल जो है वो ये ग्लासगो में एंटर होता है आपकी COP के थ्रू. ठीक है. सो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट fossil fuel named explicitly in 26 year of COP final text, Article 6.2 and 6.4 rule book corresponding adjustment, adaptation finance doubling goal agreed and 100 billion shortfall acknowledged. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज बार बार प्लेज करते हैं कि 100 बिलियन का हम एक फंड तैयार करेंगे, हर साल देंगे, राइट? तो वो शॉर्टफॉल जो है उसको भी एक्नॉलेज यहाँ पे किया जाता है. ठीक है. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रप्चर हियर कि आपका पहले जो है फॉसिल फ्यूल कभी नाम नहीं लिया गया था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट वाज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट. ठीक है. एंड ऑल्सो द फेज डाउन कोल, बेसिकली दे एक्सप्लिसिटली मेंशन द कोल को उन्होंने लिखा है क्लियरली और बोला है कि उसको फेज डाउन करेंगे. ठीक है. सो दिस वॉज अ शिफ्ट. India, island states and the EU demanded phase out of coal. India and China basically they refused mandating because हम लोग जो है mainly coal पे dependent है, तो इंडिया और चाइना ने इस चीज़ को refuse किया. Final text settled on the phase down of unabated coal. ठीक है. Now Article 6 rule book agreed for Article 6.2 and 6.4 corresponding adjustment principle locked in. Legacy CDM credit could transition into Article 6.4 mechanism under the defined conditions. So जो CDM जो आपकी क्योटो से चलता आ रहा था एंड फाइनली उसका कोलैप्स होता है 2012 में, तो फाइनली आप कैसे CDM से 6.4 की तरफ जाओगे वो भी यहीं पे फाइनलाइज होता है. ठीक है. Now developed countries acknowledge that 100 billion target was not met in 2020. So Glasgow Dialogue on Loss and Damage launched a 2-year facilitated discussion. Now here some institutions were launched like Green Grid Initiative, जो कि आपने लॉन्च किया गया था. the idea first floated in the International Solar Alliance, and then you see Just Energy Transition
partnership, ठीक है, which includes support developing countries transitioning away from the coal. So just energy transition partnership है. Then we have GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. All right. Now India का stand क्या है? India signed the Glasgow uh, summit and the Panchmrit at Glasgow. Right. So Panchmrit India ने पंचमृत यहाँ पे बताया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. एंड ऑल्सो ग्रेट ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव. सो दिस वॉज वॉट वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, एंड दिस वॉज लॉन्च बाई इंडिया एंड यूके. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है. India did not accept JETP, that is Just Energy Transition Partnership. It rejected the private finance heavy package and demanded concessional public finance. All right, guys. So पंचमित टारगेट हमने ग्लासगो में लिया है, which became very famous. मोदी जी गए थे वहाँ पे और पंचमित टारगेट लिया गया. 500 gigawatt of non-fossil electricity capacity by 2030. 50% of energy requirement from renewable energy by 2030, reduce total projected carbon emission of 1 billion tons by 2030, reduce emission intensity by 45% by 2030 and achieve net zero by 27. मिशन लाइफ, ये किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, उसकी बात की गई थी. एंड देन यू हैव COP27, शर्म अल शेख 2022, and COP28 Dubai and COP29 24. ठीक है. COP29 which happened in 2024. Alright, so Sharm el Sheikh में again this is not nothing much is there, so just have to remember loss and damage fund was agreed here. ठीक है. So this was most important, the stand alone fund to address climate losses, while developed countries opposed any language implying legal liability or compensation. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखोगे लॉस एंड डैमेज एग्जिस्टेड ओनली ऑन डायलॉग, बट फॉर द फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड फंड एग्जिस्ट. तो यहाँ पे इसका जो है मेन आप यही ध्यान रखोगे शर्म अल शेख में. COP28 दैट इज दुबई 2023. So global stocktake under Article 14 of the Paris Agreement clearly highlighting the world is not on the track to limit वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ बेसिकली जो पेरिस अग्रीमेंट था वहाँ पे बोला गया कि 5 साल के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे. सो व्हाट आर द प्रोग्रेस दैट वी आर टेकिंग. सो फाइनली इन COP28 दुबई 2023 में यहाँ पे ये बताया गया कि द वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू लिमिट द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. So this was the first global stocktake that was concluded. UAE consensus transition away from fossil fuel in energy system in just orderly and equitable manner. First time all fossil fuel, not just the coal. ठीक है. पहले क्या था कि कोल को हमने रिकॉग्नाइज किया, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूरे सारे कोल सारे फॉसिल फ्यूल को COP के टेक्स्ट में वो अपीयर होता है. So first time agreed to triple renewable energy capacity globally and double energy efficiency by 2030 compared to 2022 levels. ठीक है. And then the first time nuclear energy is also included. So this is also becomes important. ठीक है. क्या क्या चीज़ें फर्स्ट हुई हैं. ग्लोबल स्टॉकटेक फर्स्ट टाइम, देन आपने सारे फॉसिल फ्यूल को मेंशन किया, रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपने बात की, एंड फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी को भी आपने इंक्लूड किया है. ठीक है. Now transition away versus phase out of all fossil fuels. So this document will be provided to all of you. Just have a look on it. Climate and health. ठीक है. So पहले तो climate and finance देखते हैं. So first time loss and damage fund was operationalized and जो GCF replenishment, so record replenishment round of 12.8 billion for the Green Climate Fund, the largest in the GCF history. ठीक है. एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये भी होता है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ. लेटर ऑन वी विल सी इन COP30 इन द बेलेम कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे और ज़्यादा बात हो रही है क्लाइमेट एंड हेल्थ की. बट फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ स्टार्टेड व्हेन इन दिस पर्टिकुलर COP, दैट इज COP Dubai. Alright guys, so it formally addressed the health impact of climate change. Alright, health day at COP. So this was the first ever dedicated health day was adopted, hosted by COP. ठीक है. Now the first thing, global renewable and energy efficiency pledge. तो ये जो pledge है वो कहाँ लिया गया है. हम renewable capacity को जो क्या करेंगे, हम increase करेंगे globally. ठीक है. 11,000 gigawatt by 2030. Alright. So this was the pledge taken in Dubai. India signed the UAE consensus and COP28 global stocktake decision. India did not sign the declaration on the climate and health. It was non-binding. ठीक है.
इंडिया का कंसर्न यही था कि डीकार्बनाइजिंग द हेल्थ सेक्टर कुड कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर रिजिलियंस पर्टिकुलरली फॉर एनर्जी डिपेंडेंट रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कारण से इंडिया ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ को साइन नहीं किया। ठीक है, इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द फर्स्ट ग्लोबल स्टिक आउटकम। ऑलराइट गाइस, नाउ COP9 होता है, COP29 दैट इज बाकू। नाउ हियर वी केम विथ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, that is NCQG. So to succeed the 100 billion per year Copenhagen pledge expiring in 2025. So new collective quantified goal जो है वो बाकू में निकल कर आता है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, सो डेवलपिंग कंट्री ने क्या डिमांड किया कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर हमें चाहिए इन अ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, बट डेवलप्ड कंट्री दे ऑफर्ड 300 बिलियन पर ईयर पब्लिक कोर विथ ब्रॉडर 1.3 ट्रिलियन डॉलर एस्पिरेशनल टोटल। ठीक है, नाउ NC व्हाट इज द आउटकम, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसमें हमने बात क्या की 300 बिलियन पर ईयर इन पब्लिक फाइनेंस। तो ये ऑलरेडी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट राइट नाउ कि NCQG में हमने बोला कि 300 बिलियन पर ईयर इन पब्लिक फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशन बाई 2035। ठीक है, आर्टिकल 6.4 रूल्स फुली फाइनलाइज्ड, इसको यहाँ पे फुली फाइनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ बिफोर बाकू एंड आफ्टर बाकू व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रप्चर इन द बाकू। आप देखोगे द 100 बिलियन पर ईयर प्लेज जो है कोपेनहागन, इट रिमेन द ऑपरेटिव क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल, राइट। आर्टिकल 6.4 हैड नो ऑपरेशनल गोल, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज बाई 2035 एज द कोर गोल। ठीक है, एंड ब्रॉडर आपको कितना करना है 1.3 ट्रिलियन मोबिलाइजेशन टारगेट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो यहाँ पे जो आपने किया है 300 बिलियन डॉलर का, दिस बिकेम द कोर गोल। ठीक है, नाउ मार्केट मैकेनिज्म जो है आप यहाँ पे देखोगे C6.4, so this is the functional replacement of the CDM. Now this becomes important guys because CDM has become very important that time, क्योटो के टाइम पे उसका कोलैप्स होता है 2012 में, एंड फाइनली इसको 6.4 आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ये जो है इसको रिप्लेस करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, climate finance MBD, climate finance commitment, that is multilateral development banks committed to providing 120 billion in the climate finance to low and middle income countries by 2030. Okay, now there were some more initiative, that is enhanced transparency framework, biennial transparency report, global climate transparency platform. Not all these not very important, just have a look. Okay, and yes, Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers. ठीक है, so this is the between COP29 presidency and FAO. ठीक है, जहाँ भी आपका फार्मर्स आता है वहाँ पे FAO फूड आता है, FAO वहाँ पे जनरली रहता है। So partnership to empower farmers and the rural communities, and it will unite all the existing initiatives. So this is an important one. ठीक है, now finally the last one, that is BELLUM. So finally we are ending this. So guys, BELLUM is also important. So here we entered in the cycle of NDC 3.0, which started where? Which started from Paris. Paris से जो start हुआ and finally हमने अपने commitment को भी further progression दिया है, further हमने इसको improve किया है। ठीक है, now it was formally recognized that 1.5 degree Celsius limit has been exceeded. So we have already reached that overshoot period. ठीक है, so BELLUM forest financial facility, this is a very important one. ठीक है, now so this is the first time 1.5 degree Celsius overshoot formally acknowledged for the first time. The conference adopted 29 BELLUM decisions, and one more thing guys, global Mutaro declaration. Mutirao declaration. ठीक है, so what is this? So this is basically we will come together, we will collectively act. ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं this is global Mutirao declaration in Brazilian language. All right, so CDM is formally closed. Article 6.4 becomes the sole UN carbon credit system. This is very important. Now tropical forest forever facility becomes important. यहाँ से आपके सवाल आ सकते हैं because this is recently launched. ठीक है, ये क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ। Alright guys, so you can just have a look. The US president initiated withdrawal of the USA from the Paris Agreement. ठीक है, and let's have a look here. So this is the historic first. For 3 decades COP treated 1.5 degree Celsius as achievable,
बट अभी पहली बार बोला गया कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ओवरशूट है, इस टारगेट को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, नाउ ग्लोबल मुतिराओ originates from the indigenous Tupi-Guarani concept in Brazil, referring to traditional collective effort where communities unite to accomplish a common, often urgent task. Now, this could be given in the prelims. Ki what is this global Mutirao or declaration? What is that? Okay, so it is related to collective effort that came in the Belém conference. All right, guys. So the two presidential roadmap announced. One is the forest and the climate roadmap, and the another is the transitioning away from the fossil fuel roadmap. So again, there could be a separate question among all these: what is forest and the climate roadmap, what is transitioning away from the fossil fuel, because the Belém again becomes a very important conference. बहुत सारे declarations हुए हैं, बहुत सारे important mechanism यहाँ पे निकल कर आए हैं, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now, so CDM is formally going to close by end of 2026, and so 226.8 million transferred to from CDM trust to article 6.4. तो आपको ध्यान रखना है CDM से now directly we are coming to article 6.4. ठीक है, और because CDM is going to be closed. Now, open coalition on the compliance of the carbon market. So this is again the first ever Brazil led. 18 countries joined, including China, EU, UK, Canada, and Singapore. What is the goal? To establish shared standard and connect compliance on carbon trading system globally. So open coalition on compliance of carbon market. ठीक है. क्लाइमेट फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एवर बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर जो है उसको इंक्लूड किया गया है. वी आर गोइंग टू ट्रिपल एडेप्टेशन फंडिंग बाय 2035, जहाँ पे $120 बिलियन एनुअल एडेप्टेशन गोल देने की बात की गई है विद इन द ब्रॉडर 1.3 ट्रिलियन पैक्ट. बाकू बेलम रोड मैप जो है दैट इज 2026 टू 2028, जो कि हमें बताएगा कि हमें किस तरह का एडेप्टेशन प्लान जो है टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक जो हर 5 साल पे होता है. तो बाकू बेलम रोड मैप उसकी बात करता है. लॉस एंड डैमेज, न्यू स्टेट ऑफ L&D रिपोर्ट कमीशन. ठीक है. गाइडेंस टू इंटीग्रेट लॉस एंड डैमेज नेशनल प्लान, एंड NCQG रीअफर्म्ड. ठीक है. नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जिसमें इनिशियली $300 बिलियन की बात की गई थी. सो $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035 फ्रॉम ऑल सोर्सेज. सो इन दिस, सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो आपको ध्यान रखना है. सो यहाँ पे क्या है, दिस विल हैव $125 बिलियन लॉन्ग टर्म ग्लोबल फंड विच इज लेड बाय ब्राजील फॉर परमानेंट परफॉर्मेंस बेस्ड. ठीक है. परफॉर्मेंस बेस्ड, पहले हम REDD की बात करते थे. ठीक है. अगर आपने डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया है, बट अभी क्या है, आपने कितना मेंटेन किया है फॉरेस्ट को, ऑन दैट बेसिस यू विल बी प्रोवाइडेड द कंसेशंस. ठीक है. और यू विल बी प्रोवाइडेड द मनी or the fund. So performance based payment to developing countries for conserving a tropical forest, and funding is 25% from public fund guarantees and 75% from private investment. Becomes very important guys. And 20% जो fund है उसको reserve किया जाएगा indigenous people who conserve tropical forest. ठीक है. Largest forest finance proposal this has been ever proposed. ठीक है. तो ये this is very important. I am just giving it 2 star. Just have a look on it before going to the examination. Alright guys. And now there are some more Belém bodies and institution which you can have a look. जो भी important points है आपको मैंने already बता दिया है. Belém action plan becomes important. ठीक है. Launched with $300 million from 35 philanthropic organization. फर्स्ट टाइम जब बेलम हेल्थ की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, यहाँ पे हमने मेंटल हेल्थ को और इको एंजाइटी को भी इंक्लूड किया है. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नाउ इंडिया का जो NDC टारगेट है उसको हमने फर्दर इम्प्रूव किया है. सो दिस इज एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, 47% ऑफ द रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP बाई 2035. नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, 60% of cumulative installed capacity from non-fossil sources, that is solar, wind, hydroelectricity. Carbon sink again हमने इसको अपडेट किया है. पहले 2.5 to 3 billion था. Now it is 3.5 to 4 billion tons of CO2. So this we have updated, and we are again focusing on the sustainable lifestyle, that is life. Alright guys. So there are some other outcomes like Belém gender action plans. First time we talked about indigenous right. ठीक है. Then we have talked about ocean climatic integration, that is blue NDC challenge. ठीक है.
Now, what comes next? So next is COP31 that will be held in 2026 in Turkey, and there are some other agreements also. I would like to show you this table. This is the master summary table. You can clearly see जिसमें कि जितने भी important आपके core addition हुआ है, and finally the PYQs that is already mentioned. You can clearly see it, guys. It's a very important a document which is covering the entire UNFCCC coverage, and hence it becomes very very important. All right, so I'll just show you one more thing. Just see it here. So this is the through the flow chart I have tried to show what are the important you know the conferences that were there, और उसका क्या outcome था वो मैंने यहाँ पे already mention किया है. So if you want this, let me know in the comment section. I'll share this with all of you, and you can join my channel. There I can share this entire the short form of this entire lecture, because this entire lecture went very long. तो काफ़ी लंबा लेक्चर था, बट येट आपका सारा COP जो है वो कवर हो चुका है. और अगर आप अगेन आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, with the help of this flow chart, you can easily revise it. All right, guys, so that's it. Let's meet in the next video, and I hope all of you are preparing right now. So all the best for your prelims examination, and thank you so much.